दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के जो मेरा विषय है, इस विषय को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो गन्ना किसान हैं ये उनके लिए है। और इस विषय को वो लोग, मैं उम्मीद करूंगा और मैं आग्रह भी करूंगा कि इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी यूपी का जो गन्ना किसान है उसके ऊपर इन 3 कानूनों का क्या असर होता है, आइए इसको समझते हैं। हमारा जो गन्ना है, जो कि मुख्य फसल है, वो मंडी में नहीं बिकती, तो हम पे किस चीज का असर पड़ता है? जब मंडी का नहीं पड़ रहा है, एपीएमसी का नहीं पड़ रहा है, दोस्तों हम पे पड़ता है जो तीसरा एक्ट है, जो कानून है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब पहली बात तो ये कि हमें कोई आज़ादी या कोई बहुत बड़ा कोई चमत्कार हमारे लिए इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जो पश्चिमी यूपी के किसान हैं वो पहले से ही गन्ने की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते आए। तो हमें कोई ये ना बताए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमारी कैसे ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि हम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भुगत रहे हैं। जी हाँ, मैंने ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जो दुष्प्रभाव हैं, जो बुरा प्रभाव है, वो आज की तारीख में हमारे यहाँ का पश्चिमी यूपी का एक एक किसान उससे जानता है और उससे रोज़ उसका वास्ता पड़ता है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए 4 बुनियादी चीज़ें हैं। जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे हम लोग, हमारा अनुबंध मिल से तो डायरेक्ट होता नहीं है, हमारे और मिल के बीच में एक सहकारी समिति होती है जो गन्ना किसानों की समिति होती है। तो हमारा समिति से होता है और समिति मिल से करती है। लेकिन तो कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ 4-5 मुख्य बिंदु होते हैं जिनके ऊपर आधार बना के हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि हम कौन सी फसल बोने वाले, तो दूसरी बात उस फसल में हम कौन सी प्रजाति बोने वाले, तीसरी बात कुल मिला के जो हम उत्पादन करेंगे उसमें से कितना उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट हम करने वाले हैं कि हमें इतना तो देना ही देना है, हमसे खरीदेगा मिल। और चौथा ये कि हमें उसके बदले में, हमारी उपज के बदले में हमें भुगतान कितने पैसे का किया जाएगा, मूल्य का किया जाएगा। और चौथा है, 5वां ये कि वो मूल्य अगर हमें नहीं मिला तो हमारे पास क्या कानूनी प्रावधान है और कैसे हमारे उसमें हितों की रक्षा होती है। इन 5 बिंदुओं को हमारे यहाँ का जो गन्ना किसान है वो भली भांति समझता है। फिर भी कुछ हमारे शहर के लोग भी हैं जो देखते हैं, आजकल वो बहुत बड़े किसान हो गए हैं। हम किसानों से बड़े तो वो किसान हैं जो आजकल वो फेसबुक ट्विटर वाले जो किसान हैं ना, जिनको बेचारों को पता नहीं, कभी उनके बाप दादा खेती करते होंगे, वो तो अब नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी समझने का अधिकार है, तो उनके लिए मैं समझा देता हूँ। हम लोग अनुबंध करते हैं कि हम गन्ना बेचेंगे, तो फसल का अनुबंध हुआ गन्ना। उस गन्ने में हम वैरायटी कौन सी बोएंगे, पहले ये अधिकार हम किसानों के पास था। हम किसान ये तय करते थे कि हमें कौन सा गन्ना बोना है अपनी समझ के आधार पर। भैया ये गन्ना बढ़िया है, इसका गुड़ बढ़िया हो रहा, हम तो एक वाला बोएंगे। अच्छा, ये वैरायटी और अच्छी आ गई। अलग अलग जो हमारे यहाँ जो गन्ना अनुसंधान केंद्र हैं और वहाँ से जो नई नई वैरायटीज़ आती हैं वो किसानों को बताई जाती हैं और किसान उसके आधार पर अपनी तय करता है। लेकिन 1990 में एक दिलचस्प काम हुआ। इकोनॉमी खुल रही थी, नए नए मिलों को लाइसेंस भी दिए जा रहे थे, तो मिल ने एक वैरायटी चूज करी अपने लिए। उसका नाम है COJ 64। COJ 64 वो पहली वैरायटी है जिसके ऊपर हम पश्चिमी यूपी के किसानों को अतिरिक्त मूल्य का प्रलोभन दिया गया, हमें लाभ दिया गया। हमसे कहा गया कि अगर आप COJ 64 बोएंगे तो आपको प्रति कुंटल 5 रुपये अतिरिक्त आपको पेमेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको जल्दी पर्चियां दी जाएंगी ताकि आप समय से अपने यहां जो गेहूं की बुआई है उसको कर सकें। किसान को बड़ा मजा आया, किसान बड़ा खुश हुआ और बहुत हाथों हाथ किसानों ने उस वैरायटी को लिया और मिल के कहने पर धीरे 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 धीरे
एक दौर वो आया कि लगभग 99% जो एरिया था उसमें COJ 64 की बुआई हुई, और वहां से एक नया ट्रेंड चला कॉरपोरेट का कि अब मील उन्हीं वैरायटियों को खरीदता है जिन वैरायटियों में उसको फायदा होता है। कुछ वैरायटियों के तो अनुबंध उसने खत्म कर दिए हैं, वो खरीदेगा ही नहीं। अगर आपने बो भी ली और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है तो वो मील नहीं लेगा, उसे रिजेक्ट कर देगा। तीसरी चीज आती है, वैरायटी की बात आ गई, तीसरी चीज आती है कि कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला तो ये है कि जो हमारे किसान भाई पिछले 3 सालों से सप्लाई कर रहे हैं गन्ने की, उसका जो एवरेज है वो इस साल का हमारा बॉन्ड होगा। उसको हम बॉन्ड कहते हैं। हमारा और मील के बीच में जो क्वांटिटी है वो कितनी होगी, हम कितना गन्ना मील को देंगे, इसका बॉन्ड हमारा जो बनता है, उसका जो फॉर्मूला है वो 3 साल की जो हमारी उपज है उसका एवरेज है। ठीक। चौथी चीज आती है पेमेंट। पेमेंट मील की मर्जी के अनुरूप नहीं है, यह ध्यान देने की बात है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार MSP तय करती है, उसके ऊपर राज्य सरकार एक अतिरिक्त मूल्य लगाती है जिसको SAP कहते हैं, और राज्य सरकार उसे सुनिश्चित करती है कि वो पैसा, वो अमाउंट जो भाव राज्य सरकार ने खोला है उस भाव को मील किसान को देगा। यही वो गारंटी है जिस गारंटी के लिए हमारे यहाँ का जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो दिल्ली पे इस वक्त सड़कों पे बैठा है, आंदोलित है। वो ये कहता है कि पंजाब और हरियाणा के जो गेहूं और धान के किसानों को जो गारंटी अभी तक थी, वो गारंटी उसको हमेशा मिलनी चाहिए। जो पश्चिमी यूपी के किसान को जो गन्ने पे गारंटी है मूल्य की, वो भी उसको मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ इस देश का जो बाकी का 90%, 95%, 96% जो आप परसेंट देना चाहो, यानी कि 100% जो किसान है इस देश का, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको ये लाभ सरकार सुनिश्चित करे कि उसको स्वामीनाथन आयोग के आधार पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके स्वामीनाथन आयोग के आधार पर जो C2 + 50% का जो फॉर्मूला है, उस पे आधारित, उस पे जो उपज है उसका रकम उसको मिलना चाहिए। वो चाहे गन्ना किसान हो, चाहे गेहूं किसान हो, चाहे धान का किसान हो, चाहे वो सोयाबीन का किसान है, चाहे वो दाल का किसान है, चाहे वो सरसों का किसान है, कोई भी किसान, जो भी उपज आती है। पांचवी चीज आती है कि पेमेंट कैसे होगा। देश का कानून यह कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर भुगतान करना चाहिए। और यह ध्यान रखिए दोस्तों कि ये कोई नए, जो मोदी जी के नए कृषि कानून हैं उनकी वजह से नहीं कह रहा हूं, ये पहले से ही प्रोविजन है कि 14 दिन में किसान को उसकी उपज के दाम मिल जाने चाहिए। अच्छा, अगर नहीं मिलते हैं तो इसका भी प्रोविजन है। अगर नहीं मिलते हैं तो जितने दिन का डिले है उतने दिन के डिले पर किसान को उसकी रकम पे ब्याज मिलना चाहिए। ये कानून है, लेकिन कानून में सजा का प्रावधान नहीं है। कानून है बस। नतीजा ये हुआ कि सरदार VM सिंह जी जैसे लोग एक लंबा संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीत गए, लेकिन आज भी पश्चिमी यूपी के किसानों को क्या मिला है? ठन गोपाल। एक धेला मौजूदा सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में देने के बावजूद हमारे पश्चिमी यूपी के या पूरे उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को एक धेला उनकी ब्याज का नहीं दिया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ये 5 बिंदु हैं। अब समझते हैं कि इसमें मील मालिकों की किस किस चीज का प्रावधान मील मालिकों के अनुरूप है। पहली बात, मील ये तय करेंगे कि कौन सा गन्ना उन्हें लेना है, कौन सा गन्ना नहीं लेना, ये किसान की चॉइस नहीं है। दूसरी बात, ये मील मालिक तय करेंगे कि उन्हें किसान से कितना गन्ना लेना है, किस फॉर्मूले पे लेना है। अगर उनके यहां उनकी क्षमता अधिक हो गई है तो वो
अपने यहां कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एग्रीमेंट खोलेंगे, आपसे ले सकते हैं। वरना आपके यहां अगर सरप्लस उपज है, अतिरिक्त अगर आपके यहां उपज है, तो वो उपज आप कहीं भी बेचें, मिल उसे नहीं खरीदेगा। ये मिल का प्रेरोगेटिव हो गया। पेमेंट मिल क्या करेंगे? ये मिल और सरकार की साठगांठ के आधार पर तय होता है। इसमें किसान की कोई राय नहीं ली जाती कहीं पर भी। ये मिल मालिकों की एसोसिएशन और सरकार मिलकर तय करती है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2017 से अभी तक उत्तर प्रदेश में गन्ने के ऊपर कोई मूल्य नहीं बढ़ाया गया। शायद 5 या 10 रुपए बढ़े हैं पिछले 4 सालों में। इस साल अक्टूबर से मिल चल रहे हैं। अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया और जनवरी हो गई 10 तारीख आज। अभी तक हमारे प्रदेश के किसानों को नहीं पता है कि उनका गन्ना मिल जो खरीद रहा है वो किस रेट पर खरीद रहा है। किसान कहां है इसमें? क्या इनमें से एक भी चीज किसान के अनुरूप है? तो मुझे बता दीजिए। ये सवाल मेरा विशेष रूप से उन लोगों से है जो भाजपा के समर्थक हैं और जो तीनों कानून के भी समर्थक हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट में किसान के कौन से हक की रक्षा अभी तक हुई है, ये बता दीजिए। और अगर मेरी ये बातें गलत हैं तो भी बता दीजिएगा। तो किसान क्या उपज लगाएगा, कौन सी वैरायटी बोएगा, ये मिल तय करेगी। कितनी क्वांटिटी में खरीदेगा, ये मिल तय करेगा। पेमेंट कितना होगा, ये मिल और सरकार तय करेगी। पेमेंट कब पे करना है, ये भी सरकार और मिल तय करेंगे। किसान का कोई हक, कोई अधिकार उसको नहीं दिया जा रहा है। अगर सरकारी मिलों ने और जो गैर सरकारी मिल हैं, अगर उन्होंने पेमेंट नहीं किया तो नहीं किया। उस रकम पे, जो रुकी हुई रकम है, उस पे ब्याज नहीं दिया तो नहीं दिया। किसान कहां है इन चारों बातों में? अब एक सवाल बुनियादी खड़ा होता है कि आखिरकार फिर भी हम लोग गन्ना क्यों उगा रहे हैं और गन्ना किसान फिर भी इतना संतुष्ट क्यों है? इसके पीछे सिर्फ एकमात्र जो कारण है, वो कारण है कि कहीं ना कहीं कम ही सही, स्वामीनाथन आयोग के आधार पर तो हमें 450 रुपए कुंटल का भाव मिलना चाहिए, लेकिन 450 कुंटल को भी छोड़ दीजिए, 325 रुपए जो हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं हमें उसकी संतुष्टि है कि इतने तो मिल रहे हैं। क्योंकि जो बाकी फसलें अगर हम बोते हैं, चाहे वो सब्जी की है, चाहे वो दूसरी है, उनमें तो यह भी गारंटी हम लोगों को नहीं है कि हमारी लागत हमारे को वापस मिल जाएगी। 325 रुपए जो हमारी लागत है, जो हमारी मजदूरी है, कम से कम वो हमें वापस मिल जाएगी। सिर्फ इस एकमात्र एक भरोसे के आधार पर हम गन्ना किसान गन्ना उगाते हैं और मिल को देते हैं और 2-2 साल तक इंतजार करते हैं कि मिल जब उसकी मर्जी हो हमें पेमेंट दे दे, ना मर्जी हो तो मत दे। ये अलग बात है कि उसी जो गन्ना है उसके आधार पे जो हमने बैंकों से क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए हैं, उस पे सरकार अपना ब्याज हमसे नहीं छोड़ती। उल्टा वो जो टाई वाले हमारे कपूत हैं, जो एसी में बैठते हैं, कहीं उनके बाप दादा कभी बेचारे जरूर किसान रहे होंगे। अब तो वो ये तो कपूत तो किसान है नहीं, जो किसानों के बच्चे हैं ना, जो आजकल शहरों में बैठ के ज्ञान बांटते हैं, मैं भी किसान, वो कहते हैं कि ये हम तो टैक्स पे कर रहे हैं। टैक्स पेयरों का पैसा किसान देना नहीं चाहता। किसान को तो फ्री की आदत है, किसान तो लोन लेके देना नहीं चाहता। अरे किसान के पैसे दे दो, जब तो तुम्हारा लोन देगा। जिस दिन तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारा मालिक नहीं देगा ना, चाहे वो सरकार मालिक हो या कोई पूंजीपति मालिक हो, उस दिन बताना कि कार की ईएमआई कहां से भरता है तू। किसानों से भी जो सबसे ज्यादा गुस्सा आता है ना, सरकार से भी ज्यादा, वो इन कपूतों के ऊपर आता है। क्योंकि ये कपूत इनका खून नहीं, इनका पानी हो गया है शरीर में, इनको समझ में नहीं आती है। बहरहाल मैं विषय पे ही रहता हूं। तो गन्ना जो किसान है ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है, और जो मोदी जी जो 3 सरकार जो कानून लेके आई है, उन तीनों कानूनों में से एक कानून कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर भी है। हमें यह ना बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हमें क्या फायदे और नुकसान है, क्योंकि हम नुकसान झेल रहे हैं। एक सिर्फ प्राइस एश्योरेंस है जिसकी बदौलत हमारी सांसें चल रही हैं।
वो प्राइस एश्योरेंस भी नए 3 कानूनों के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये बाजार की व्यवस्था में डाल दिया जाएगा। मील के ऊपर से दबाव हट जाएगा कि भाई आप क्या रेट किसान को देंगे, और सीधा सीधा ये कह दिया जाएगा कि बाजार के अनुरूप अब आप दीजिए। तो भाई आज की तारीख में जो कोल्लू और सल्फर वाले वे तो 200 रुपए कुंटल में खरीद रहे हैं। अब आते हैं हम एक और विषय के ऊपर, क्या परेशानी है आखिरकार किसान को। नंबर 1 कि हमें पेमेंट टाइम से नहीं मिल रहा और रेट पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, स्वामीनाथन के आधार पे हमें रेट नहीं मिल रहा गन्ने का। दूसरी बात, जब हम COJ 64 बोते थे तो हमारे यहाँ जो औसत पैदावार थी, जो मेरे यहाँ छोटा बीघा है उसके आधार पे बता रहा हूँ, वो लगभग 40 कुंटल प्रति बीघे के आधार पर थी। अब जब से हम 38 बो रहे हैं तो हमारी उपज लगभग दोगुनी हो गई है, 70 से 80 कुंटल हो गई है प्रति बीघा। पर्ची कितनी आ रही है? 3 साल के एवरेज पर, यानी कि 3 साल पहले अगर 20 थी तो उससे अगले साल 21-22 हो गई, उससे अगले साल वो 23-24 हो गई। और उपज कितनी हो गई? उपज हो गई 40 से 80, यानी कि डबल। नतीजा क्या हुआ कि आज की तारीख में जो छोटा किसान है गांव में, वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। या तो 200 रुपए कुंटल में कोल्हुओं पे दे रहा है, या फिर किसी बड़े किसान के आगे जाके खड़ा हो जाता है कि भाई साहब आप अपनी पर्ची दे दो ताकि मेरे गांडे गिर जाए। क्यों भाई? ये तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, हर साल रिन्यू होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने ऐसी वैरायटी किसान को दी है उगाने के लिए जिससे प्रोडक्शन डबल हो गया है, तो फिर उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करके उसकी जो पर्चियां हैं वो डबल कर दीजिए। लेकिन ये पर्चियां डबल नहीं करते, ये सिर्फ इतना काम करते हैं कि 3 साल के एवरेज के आधार पे चलाते हैं, जब तक की रिकवरी बेस्ट होती है तब तक चलाते हैं। जो कैलेंडर काटते हैं ये फोर्टनाइटली कटता है, आम लोकल भाषा में हम उसे हफ्ता कह देते हैं, हालांकि हफ्ता 7 दिन का होता है, वो 15 दिन का है, 14 दिन का। लेकिन जो वो कैलेंडर है, वो कैलेंडर भी मील की मर्जी से कटता है, किसान की जरूरत के आधार पे नहीं कटता है। मील को कितनी कब क्या रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे काटता है, जब चाहे जब बंद कर देता है। आज सफाई हो रही है जी मील की, चाहे तो 3 खाने काट दिए, 2-2 खाने रोज के काट दिए, और नहीं काटा तो 1 खाना भी 2 दिन में कट गया। जो किसान है वो मेरी बात समझ रहे हैं, और जो किसान नहीं है उन्हें समझने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये टेक्निकल थोड़ी सी बात है। और उसके बाद उसका क्या हुआ इंडेंट का? अप्रैल मई में आते आते वो 8-9 तक ही कटते हैं और उसके बाद के वो खत्म हो जाते हैं। जो जी अब तो मील बंद होने का टाइम आ गया, जिस पे है गेर दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। कौन सुन रहा है किसान की? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान के अनुरूप है या ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉर्पोरेट के अनुरूप है? सवाल आपका है, मैं आप ही के ऊपर इसका निर्णय भी छोड़ता हूं। अगर आज दिल्ली में बैठा हुआ किसान हारता है तो गन्ना किसान आने वाले समय में सबसे बुरी परिस्थितियों में होगा। आने वाले समय में गन्ना किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। गेहूं और धान तो आप बाजार में भी ले जाके बेच दोगे, गन्ने को कहां ले जाके बेचोगे? गन्ना कैसे बिकेगा? क्या तरीका है आपके पास अगर मील ने गन्ना नहीं लिया तो? आप जिस फसल को उगा रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से मील के ऊपर निर्भर हैं, और मील तभी आपकी सुनेगा जब वो सरकार के हिसाब से काम करेगा। अगर सरकार का उस पे से जोर हट जाता है, अगर सरकार का प्रेशर हट जाता है और वो बाजार की व्यवस्था में चला जाता है, तो फिर मील आपसे कुछ भी नहीं सुनेगा, ना ही आपके हितों की रक्षा करेगा, ना ही आपके साथ खड़ा होगा। पूंजीपतियों का गठजोड़ है, 10-12 आदमी मिलकर तय कर लेते हैं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की भविष्य क्या होगा। ये बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक परिस्थिति है। सभी गन्ना किसानों से मेरा आग्रह है कि गंभीरता से, ईमानदारी से इन विषयों के बारे में सोचिए। आपके अगर अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, आज भी नहीं है, तो कल जब ये 3 काले कानून लागू हो जाएंगे तो जो थोड़े बहुत भी आपके अधिकार सुरक्षित हैं, कि चलो आपको लगता है कि भाई चलो 325 तो मिल ही जाएंगे मरे गरे हालातों में, सरकार इतने तो दिला ही देगी, कल को जब ये गारंटी भी खत्म हो जाएगी तब आप और मैं कहां जाएंगे? आप सबसे मेरा अनुरोध है, 26 जनवरी को बड़ी से बड़ी संख्या में
अपने ट्रैक्टर लेके, अपनी ताकत लेके दिल्ली की तरफ ज़रूर चलें, क्योंकि वो जो बैठे हैं वो इस देश के 100% किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे वो किसान गन्ने का हो, चाहे वो किसान गेहूं का हो, चाहे वो किसान दलहन का हो, चाहे वो किसान तिलहन का हो, चाहे वो किसान कश्मीर का है, चाहे वो किसान कन्याकुमारी का है। पूरे देश के किसानों की लड़ाई आज दिल्ली में बैठा हमारा अन्नदाता लड़ रहा है। तो वो लोग जो आज ये बैठ के अपने घर में बैठ के खुश हो रहे हैं कि ये तो हमसे मतलब नहीं है, हमारा तो गन्ना कोई मंडी में थोड़ी बिके भाई, तो मैं उन्हें बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके गन्ने की जो परिस्थिति है वो भी आपसे छीन ली जाएगी और फिर आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इस सवाल पर गंभीरता से सोचिए, मनन कीजिए और 26 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक ताकत के तौर पर दिल्ली चलिए ट्रैक्टर्स के साथ। अगर ट्रैक्टर नहीं जा सकते हैं तो खुद जाइए, अपने लोगों को लेके जाइए, लोगों में जागृति फैलाइए, क्योंकि ये लड़ाई इस देश के हर किसान की है, चाहे वो बीजेपी का किसान है, चाहे वो बीजेपी के विरोध का किसान है। क्योंकि किसान किसान होता है, न वो बीजेपी का है न वो कांग्रेस का है। अगर आज गन्ना किसान की परिस्थिति खराब होती है, अगर आज गन्ना किसान का भविष्य खत्म होता है, तो इस प्रदेश में रहने वाले हर उस किसान का भविष्य खराब होगा जो गन्ने की खेती कर रहा होगा। तो हम सब लोग मिलके संकल्प लें कि 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और जिस भी तरीके से अपनी भागीदारी दे सकते हैं उस भागीदारी को देके इस देश के प्रति, इस धरती के प्रति। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, पंजाब और हरियाणा का किसान वो अपने आप को जमींदार कहता है, चाहे वो 2 बीघे का किसान क्यों ना हो। पता है क्यों? क्योंकि खेती से उसका दिल, उसकी जान बसती है। वो सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, उसकी आन बान शान है। लेकिन बिहार का किसान, मालूम है, 1 एकड़ का किसान, 2 एकड़ का किसान हमारे यहाँ गन्ने का ठेकेदार बन के आता है, मजदूर बन गया है। पंजाब का किसान अपनी ज़मींदारी बचाने के लिए लड़ रहा है। ये आपको तय करना है, क्या आप ज़मींदार बन के रहना चाहते हैं या मजदूर बन के रहना चाहते हैं। अगर ज़मींदार बन के रहना है तो इन 3 काले कानूनों का विरोध करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि ये ज़मीनें नहीं बचेंगी। ये कोई डायरेक्ट तरीके से नहीं जा रही, लेकिन इनडायरेक्टली उधर ही, जैसे सीओजे 64 के बाद अब आप वही बोते हो ना जो मील बताता है। आपकी कोई चॉइस नहीं है, और अगर आपने बो भी दिया तो मील खरीदेगा नहीं, चॉइस नहीं है आपके पास। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन परिस्थितियों का निर्माण ऐसा हो गया कि अब आप वही काम करते हैं जो मील कहता है। उस परिस्थिति के निर्माण को हम रोक सकते हैं अगर ये तीनों काले कानूनों को हम रोक पाए। तो मिलके, इकट्ठे होके, एक साथ, ताकत के साथ 26 तारीख को दिल्ली चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान।